ना कोई सलीका है आरजू का और ना बंदगी मेरी बंदगी है। और ये सब करम है मेरे अल्लाह का के बाद अब तक बनी। उन्होंने चाहा कि बर्बाद कर दे, मिटा दे हमें, वो ना मिटा पाएंगे हमारी हस्ती। उम्मीद थी कि आज इस तरह से आप बैठकर बात करेंगे, पॉडकास्ट कर रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने सपने में सपना नहीं देखा था कि कभी हम जेल जाएंगे। वो बच्ची कह रही है, हम कह रहे हैं कि भैया नहीं है वो घर में। उसके बाद भी मतलब वो इतना एग्रेशन उनका निकल रहा था उस समय, ये लगा कि कुछ बदतमीजी की हद ना क्रॉस कर जाए। एक हम हैं जो हमें हारना नहीं आता, एक वो है जिनको जीतना नहीं आता। किसी से मिलने नहीं दिया जाता था? किसी से नहीं साहब। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करते थे। मुझे एक साल उन्होंने तन्हाई में डाल दिया साहब। मेरी बैरिक में सांप बिच्छू सब कुछ निकला है साहब। मारने की साजिश मतलब? हाँ, खबर तो मेरी भी आती। बस आखिरी दिन जब इनको लेने गए थे तब हम बहुत मतलब उससे गए थे कि हाँ बस दुआ कर रहे थे कि यह सफ़र आखिरी हो ज़िंदगी का, कभी उस तरफ हमें कभी जाना ना हो, कभी पूर्वांचल भी जाना होगा तो हम बहुत सोचेंगे। हम लोग ने एक दूसरे को संभालने में बड़ी हिम्मत जो है। आप बता रही हैं उस दौर की बातें और शायद भावुक हो रहे हैं आप सोच कर। लेकिन ये अकेले थे और हम भी अकेले थे, बच्चे भी अकेले थे। हम लोग को लगता था हर इंसान अकेले। अकाउंट फ्रीज थे, खुल गए? नहीं साहब, कुछ नहीं खुले। खुलवा दीजिए आप। गाड़ियाँ? सब गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। कुत्ते बिल्ली उसमें सोते हैं। टेप वेप सब गायब हो चुके हैं। जनता को तो आपने शुक्रिया कह दिया, मैम कभी करेंगे कि नहीं? नहीं, ये तो हमारी जान है, पहचान है। अब तो शीशा मुंह की आन मान शान है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने जा रहा है। अमूमन आपने देखा होगा हमारे पॉडकास्ट में एक मेहमान होते हैं, लेकिन आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस वक्त हम लोग कानपुर में हैं और यहाँ से विधायक हैं नसीम सोलंकी जी, और उनके जो पति हैं वो 34 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। इरफान सोलंकी जी की हम बात कर रहे हैं। तकरीबन 1000 दिन से ज़्यादा उन्होंने जेल में बिताए हैं। 2022 के बाद से इस परिवार का बहुत कुछ बदला है। क्या बदला है वो हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। राजनीति में अब आगे क्या विजन है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और जब ये परिवार परेशान था तो पार्टी स्तर से क्या कुछ सपोर्ट दिया गया वो जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही साथ मुलाकातों का दौर भी शुरू हो चुका है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो तफसील से बातचीत करते हैं। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ। धन्यवाद। आपसे शुरू करते हैं मैम। जी बिल्कुल। खुश हैं अब आप? बहुत चेहरे पे दिख रहा है। जी बिल्कुल। आपसे जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो उस दिन तो खैर हम बहुत, मेरे फेस एक्सप्रेशन से आप समझ सकते थे कि हम लोग ने कितनी परेशानी उस चुनाव में भी झेली थी। और अमूमन जो 34 महीने में, पर आज सारी खुशियों मतलब इतनी ज़्यादा है, सारे तकलीफों पे ही खुशी भारी है, तो खुश हैं बहुत। नसीम जी पे गर्व होता है आपको? पहली बार हमारी जब आखिरी बार जब बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि विधायक जी के बिना पहली बार इस तरह से वो ग्राउंड पर उतरी हैं, इस तरह से वो पहली बार लोगों से मिल रही हैं और देखिए फतेह भी हासिल कर ली। और उस समय बहुत आरोप भी लगाए थे मैम ने, और लोगों ने बताया भी था यहाँ पर क्या क्या हुआ चुनाव के दौरान, और उसके बाद जीत हासिल हुई है। गर्व होता है आपको? मैं आपका सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक बात कहेंगे कि ना कोई सलीका है आरजू का और ना बंदगी मेरी बंदगी है। और ये सब करम है मेरे अल्लाह का के बाद अब तक बनी हुई है। क्योंकि उन्हीं के फजल करम से जो हमारी बेगम इस मुकाम पे पहुंची है। बहुत मेहनत करी हमारी बेगम ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक साथ 3-3 4-4 किरदार निभाए, परिवार को लेके चलना, मेरे सारे मुकदमे देखना, जनता के बीच में जाके विधानसभा का चुनाव लड़ना। और ये आम चुनाव नहीं था भाई जी, ये खासम खास चुनाव था। उपचुनाव आप भी जानते हैं माशाल्लाह, आप मीडिया जगत से आए हुए हैं तो आपको भी मालूम है 99.99% सत्ता का चुनाव होता है। और हर आदमी यही सोच रहा था कि चुनाव तो गया, पर कहते हैं उसके वहाँ देर है अंधेर नहीं। वो सब पे भारी है। एक इशारा उसका काफी है कि किस्मत बदल जाती है। और किस्मत बदल गई। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उन्होंने चाहा कि बर्बाद कर दे, मिटा दे हमें, वो ना मिटा पाएंगे हमारी हस्ती। क्योंकि किस्मत तो अल्लाह ताला लिखता है। अगर हम आप लिखने वाले होते तो शायद हम किसी को खाना भी ना खाने देते। वो तो उनकी भी सुनता है जिनके जुबान नहीं है, और वो उनको भी देता है जिनके हाथ नहीं है। मांगो उसी से जो दे उसी।
उम्मीद थी कि आज इस तरह से आप बैठकर बात करेंगे, पॉडकास्ट कर रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। हमने सपने में सपना नहीं देखा था कि कभी हम जेल जाएंगे। हमने सपने में भी सपना नहीं देखा है कि हमारी बेगम और बीवी बच्चे, हमारा परिवार, चाहे चाचा बाबा, एक एक इंसान इतना परेशान होगा, क्योंकि हमारी लाइन नहीं थी। हम इस लाइन के नहीं है। कसूर क्या है हमारा? कसूर सिर्फ इतना सा है कि जनता हमें प्यार करती है। 4-4 7-7 चुनाव जिता दिए, अब तो 7 चुनाव जीत लिया अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मेरे मरहूम वाले, 4 हम और 1 हमारी बेगम ने। तो ये चीज आंखों में खटक रही है। इज्जत तो अल्लाह देने वाला है, नसीब तो वो लिखता है। हम भी चाहते हैं धीरू भाई अंबानी बन जाए, मुकेश अंबानी बन जाए, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाए, हम भी राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, पर होगा तो वही जो ऊपर वाले ने चाहा है। क्यों टारगेट किया जा रहा है? आपकी बातों से लग रहा है कि आपको टारगेट किया गया। चलिए, अच्छा है कि आपको महसूस तो हुआ कि टारगेट करे गए। अब इसका जवाब तो बहुत आसान हुआ, तो मैंने शुरुआत में दे दिया कि जीतते चले आ रहे हैं, जीतते चले आ रहे हैं। एक हम हैं जो हमें हारना नहीं आता, एक वो है जिनको जीतना नहीं आता। क्या फर्क है हमें उनमें? और ये शुक्र मेरे अल्लाह का, बस इस बात का सबर है कि मेरे अल्लाह को हर चीज की खबर है। जब विधायक जी जेल में थे तो आपने मुझे बताया था इंटरव्यू के दौरान कि पार्टी स्तर से बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। उस दौरान किन किन लोगों के फ़ोन आए, किन से बात हुई, क्या बात हुई, किस मानसिक तौर से आप लोग गुजर रहे थे? चुनाव तो खैर बहुत बाद में हुआ था, पर शुरुआत में भी काफ़ी, जब भैया आए थे, सबसे पहले तो भैया कानपुर आए थे, उसमें भी काफ़ी लोगों का आना, फ़ोन भी आते थे और एक डेलीगेशन भैया ने भेज दिया था शुरुआत में। तो काफ़ी शुरुआत से ही पार्टी में सपोर्ट रहा है, पर जब चुनाव का दौर आया तो फिर खुल के सब लोग आए भी और काफ़ी लोगों ने मदद भी करी है। और भैया का रहा, हमेशा से साथ रहा है, काफ़ी हिम्मत बांधी आपने। हाँ, उन्होंने बहुत हम लोगों को शुरुआत से भैया ही यानी अखिलेश जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हम बात कर रहे हैं, तो उनका रहा है। तो उन्होंने बिल्कुल जो है परिवार के तरीके हम लोगों को संभाला है। हालांकि बहुत बड़ा उनका स्तर है और भी लोग हैं परेशान होते हैं, जेल जाते हैं, पर उनको भी लगा कि हम लोग ठीक है, सही है, हमसे मतलब ये जो चीज़ें हैं सारे आरोप थे और झूठे मुकदमे थे, तो भैया भी शुरू से समझ रहे थे। पार्टी के भी काफ़ी लोग थे, जुड़े हुए थे, फोन आते थे, हमसे पूछते थे, हालचाल लेते थे। शुरुआत में तो काफी लोग इनसे मिलने भी गए थे जेल में, फिर धीरे धीरे इतनी सख्ती कर दी गई कि इनसे मिलने भी नहीं देते थे। किसी से मिलने नहीं दिया जाता था? किसी से नहीं साहब। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करते थे, मुझे एक साल उन्होंने तन्हाई में डाल दिया साहब। माशाल्लाह आपका चैनल बहुत बड़ा है, हर जगह ब्रॉडकास्ट करते हैं। कभी कोई सत्ताधारी आपके सामने आए, कोई विधायक, कोई मंत्री आए, तो उनसे जरूर पूछिएगा कि क्या कभी जेल का दौरा करा है? दौरा करा है, मतलब जेल जाना नहीं, दौरा करा है। वहाँ इतनी तकलीफ है कि तकलीफ भी कम लगती है वहाँ। अच्छा। 25 फुट ऊंची दीवारें हैं, आवाज बाहर जा सकती है ना। 9 अक्टूबर को हमारी बेगम का टिकट की घोषणा हुई 2024। हमें उतार के तन्हाई में डाल दिया सुखविंदर ने। तन्हाई में वहाँ टीवी नहीं था, अखबार नहीं था, कुछ नहीं था, यहाँ तक घड़ी भी नहीं थी। मैं फिर कहना चाहूँगा, घड़ी भी नहीं थी। 4 दिन मेरी बैरिक में घड़ी नहीं थी। 25 नवंबर को जब मेरी बेगम जीत के आती हैं, उसके बाद और उससे पहले माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो आए, उन्होंने कहा ये जुर्म मत करो। उसके बाद उन्होंने अखबार दिया और बैरिक में टीवी लगाया। मुझे एक साल उन्होंने तन्हाई में रखा, किसी से मिलने नहीं दिया। अच्छा। मेरी बैरिक में सांप बिच्छू सब कुछ निकला है साहब, और मैं चाहूंगा कि आप उनसे मांगिए कि उन्होंने मेरा कितना इलाज किया। आज तक मेरा इलाज नहीं कराया। वो तो मानने की साजिश कर रहे थे। ये तो हमारी बेगम विधायक बन गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जब वहाँ संज्ञान लिया, बात करी और पूरी डीजीपी से कहा, जब जाके उन्होंने मेरा इलाज करा। वरना साहब मारने की साजिश मतलब? हाँ, खबर तो मेरी भी आती। जेल में सब कुछ एवरीथिंग इज प्लान। जेल में कभी भी आप माशाल्लाह आज 30-35 साल की उम्र हो गई, जो भी उम्र हो गई है, आपने कभी सुना कोई बंदी जेल में मर गया? वो कहते इलाज कराने ले जा रहे थे, रास्ते में मर गया। वहाँ मौत भी जाने से घबराती है। खैर, समय समय की बात है, कभी दिन भर होता है तो कभी रात भरी होती है। ये बहुत अच्छी सी बात है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे हैं।
और प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आपकी हत्या कराई जा सकती थी जेल में? कह रहा हूं मैं, यकीनन मैं यही कह रहा हूं, और जो आप समझ रहे हैं दुरुस्त समझना जी। जब परिवार जाता था वहां पर मिलने तो कुछ आप नहीं, अब परिवार नहीं चाहिए, सिर्फ 10 लोग। अच्छा। सिर्फ 10 लोग, जिसमें एक हमारी वालदा, हाँ हमारी बेगम, हाँ हमारे 2 बच्चे, हमारे 4 भाई बहन बहनोई, बस। बस और किसी को मिलने की? किसी को नहीं। सगे चाचा गए, उनको नहीं मिलने दिया। सगे बड़े अब्बा गए, उनको नहीं मिलने दिया। और वहीं उसी जेल में सत्ताधारी, कुछ पार्षद, कुछ भी, कोई भी बंद हो जाए तो सारी सुविधाएं दी। खैर चलिए, बस इस बात का सबर है मेरे अल्लाह को, हर चीज की खबर है। ट्रांसफर करने का क्या आपको लगता है, इसके पीछे क्या सोच थी? महाराजगंज भेजने की क्या सोच थी? परेशान करना, मेरी बीवी बच्चों को परेशान करना। मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया, मेरी बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, वो तक नहीं बताया उन्होंने, सूचना तक नहीं दी। जेल में नहीं पता चला आपको? नहीं पता चला। मैं आपके चैनल में बहुत मजबूती से ये बात कह रहा हूँ, और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जब भी मौका मिले सुपरिटेंडेंट से पूछना जरूर कि क्या आपने बताया था। अगर वो कहे हाँ मैंने बताया था, तो आप अपने चैनल पे चलाना कि विधायक जी झूठ बोल रहे थे। और अगर वो कहे मैंने नहीं बताया, तो फिर आप क्या चलाएंगे, आपकी मर्जी। नसीम जी, यहाँ से तो बड़ा दूर पड़ता होगा आपको महाराजगंज जाना आना, बच्चों को लेकर? बच्चे भी जाते थे मिलने? जी बिल्कुल। 12-12 घंटे का वहाँ सफर असल तय में करा बहुत इन्होंने। लिमिटेड लोगों का था, 10 लोगों का नाम थे। तो जैसे इनके भाई है वो बीच बीच में, क्योंकि उनका भी परिवार है और उनका भी काम हम देखना था। और एक इनके छोटे भाई रिजवान यही थे कानपुर में, वो उनका उधर भी रहता था, उनकी जिम्मेदारी उधर भी थी। उधर वाली महाराजगंज की हमारी और बच्चों की ज्यादा थी, तो हमको हर वीक जाना होता था। तो उसमें जो है हम मेरे दोनों बच्चों के नाम दिए हुए थे, बड़े वाले बच्चों की। छोटी वाली का तो खैर अंडर 12 थी तो उसका नहीं था। तो हालांकि हम चारों लोग हर हफ्ते जाते थे, तो हमें बहुत तकलीफों का सामना करना होता था। इवन समझे बारिश है तो भी परेशानी है, सर्दी है तब भी दिक्कत है, गर्मी है तब भी दिक्कत है, मतलब हर मौसम में परेशानी। बारिश है तो हमें आंधी तूफान का सामना है, सर्दी है तो कोहरे का सामना, गर्मी है तो लू का सामना, मतलब हर मौसम में तकलीफ। वहाँ तो हम बस आखिरी दिन जब इनको लेने गए थे तब हम बहुत मतलब उससे गए थे कि हाँ बस दुआ कर रहे थे कि ये सफर आखिरी हो जिंदगी का, कभी उस तरफ हमें कभी जाना ना हो, कभी पूर्वांचल भी जाना होगा तो हम बहुत सोचेंगे। अब हम इतना घबरा गए उस रास्ते से, वाया हम लोग गोरखपुर होकर जाते थे। हाँ, वाया गोरखपुर होकर जाते थे, तो बड़ा मतलब बहुत ज्यादा हम लोगों ने तकलीफें सही है 2.5-3 साल में जो भी। इरफान जी के बिना, लेकिन आपने जब जीता चुनाव और उसके बाद फील्ड पर, मैदान पर अच्छे से उतरी आप। मुझे याद आता है कि तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, नाले के ऊपर कुछ मकान तोड़े जा रहे थे, आप मेयर जो यहाँ की हैं उनसे आप लड़ गई थी। वो तस्वीरें आपने देखी कि नहीं देखी? नहीं, बिल्कुल मैंने देखी। वो हमारी आपको भरोसा हुआ कि आप मतलब? नहीं, भरोसा है, यकीन है। जहाँ चाह है वही राह है। इन्होंने चाह दिया तो रास्ता बन गया। 2-4 कदम को चलना नहीं कहते मियां, और जो रास्ता मंजिल को ना पहुंचे रास्ते को रास्ता नहीं कहते। ये 2-4 कदम नहीं चल रही, अपनी मंजिल तय करेंगे, और इंशाअल्लाह रहमान बहुत आगे जाना है। अभी तो शुरुआत है। कितना आगे जाना है? बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। 27 है, 29 है। जिसने मेरा कल देखा है उसने मेरा बल देखा है। इंशाअल्लाह। कितने मुकदमे लगे आपके ऊपर? 16 मुकदमे। उसमें कुछ सारे मामले गंभीर थे, या फिर मैंने तो सुना है कि उसमें से गंभीर बेगंभीर की बात ही नहीं है ना। अब इज्जतदार आदमी आपको गाली बत्ती है, वो भी गंभीर बात हो गई है। अब इज्जतदार आदमी, आप मेहनत करके कमा रहे खा रहे, किसी ने आपको गाली बत दी, वो भी आपके लिए बेइज्जती वाली बात है। बस इतना ही काफी है मेरा कहना, कि जो काम हमने करा नहीं, अगर उसमें मुझे सजा भी हो गई, कमाल तो ये है साहब, सजा भी हो गई साहब, सजा भी हो गई, विधायकी भी चली गई, अत्याचार और जुर्म भी हो गया। खैर कमाल है, और सलाम करते हैं हम सीसा मुंह की जनता के, अल्लाह ताला ने उन सब के दिल में इतनी मोहब्बत पैदा कर दी, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब ने एक साथ सिर्फ साइकिल पे मोहर लगा के और बता दिया तानाशाही नहीं चलेगी सत्ता की गलियारों में, तानाशाही नहीं चल सकती साहब। ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र जब तक जिंदा रहेगा, जब तक ऐसे ही नतीजे आपको मिलते रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देखा
वो उपचुनाव का दौर हमने देखा था और बहुत परेशान हुई थी नसीम जी, और वो लगातार गाड़ियों से हर जी। क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में गली गली जा भी रही थी और बात भी हुई थी क्योंकि हमारी। चुनाव नहीं था, हम्म, वो जीने मरने की बात थी, हम्म, अस्तित्व की लड़ाई थी, हम्म। वजूद की लड़ाई थी। हम्म, या तो मर जाते या तो मिट जाते। हम्म, वो जीने मरने की लड़ाई थी, ये आम चुनाव नहीं था। हम्म, तो फिर कहूँगा ये खासम खास चुनाव था। हम्म, वो तो बस वजूद को बचाने की लड़ाई थी, हम्म, क्योंकि जनता ने उस पर मुहर लगाई ना कि हम सच्चे हैं, हम्म, इल्जाम लगाने वाले झूठे हैं। हम्म, अगर इल्जाम लगाने वाले सच्चे होते हम्म, तो जनता हमारे परिवार को नकार देती। हम्म, वो तैयार थे, राती खा के भी गए वोट देने, हम्म, गाली सुन के भी वोट डालने गए, हम्म, अपनी बेइज्जती कराई उसके बाद भी गए, क्योंकि उनको मालूम था यही समय है इंसाफ का, और यही समय है उस चीज को बताने का कि कौन हक पे है और कौन बेहक पे है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मैंने आप पहले ही शुरू कहा, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबने इस सुर पे कहा कि इरफान हमारा है और हम इरफान के, यानी सोलंकी सीसामऊ है और सीसामऊ ही सोलंकी है। जब आप जेल गए थे तो 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, शायद प्रदर्शन कर रहे थे आपके पक्ष में वो लोग। हाँ, तो मोहब्बत थी उनकी, मोहब्बत थी और मोहब्बत है और मोहब्बत रहेगी। पानी में लाठी मारने से पानी कभी अलग नहीं होता मियाँ, लाठी पानी में समा जाती है, पानी इतना ताकतवर होता है कि लाठी को अपने अंदर समा लेता है। ये तो लाठी की गलतफहमी, उसको लगता है कि हम पानी को मारेंगे तो पानी तो होगा। कि माँ जी ने वो दौर भी देखे हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। एक मुकदमा आप पे लिखा गया, जो आगजनी वाला केस था, उसकी बड़ी चर्चाएं होती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। महिला के घर में आग लगा दी और उसमें तो जैसा आपने फैसला भी दे दिया, अब बताने को क्या बचा। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। अब क्या अगर हम कुछ बताएंगे तो कोर्ट का मानना होगा। कोर्ट को तो लगता है कि उन्होंने सही फैसला दिया, तो मैं उसके लिए क्या कहूँ, उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। अब हम कुछ कहेंगे, हम तो कह रहे मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, पर जज साहब को लगा कि नहीं हमने करी है तो उन्होंने सजा दे दी। अब हम उसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए। देखिए, मेरा मानना ये है कि हम इंसान है और इंसान से भूल चूक होती रहती है। हो सकता है मेरी बात जज साहब को कानपुर में नहीं समझ में आई होगी, उनको उनकी बात समझ में आई होगी। अब हम हाई कोर्ट गए, न्यायपालिका पर भरोसा है पूरा, और इसीलिए मैं बाहर हूँ। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कतई नहीं। आपको नहीं लगता पहले बाहर आ जाना चाहिए था आपको, अगर इस, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ आपसे? हर चीज से असम मुकर्रर है। बहुत मेहनत करी इन्होंने माथे का पसीना अपने पैरों से निकाला है साहब, पैरों में थत्ते पड़ गए, अगर इनके पैर देखेंगे तो चीरे पड़ गए। मेरी बेटी और मेरी माता जी के यहाँ 16 टाके आए हुए हैं, सिर्फ इसी लड़ाई के लिए। गाड़ी लड़ गई थी, गाड़ी पलट गई थी, जिसकी सूचना आपको नहीं जी मिली। जी जी जी। और मैं तो जाऊंगा, आप अखबार भी ले लीजिएगा, देखिएगा भी, पता नहीं। खैर, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा होगा। बच्चों से आपकी बातचीत उस दौरान होती होगी, उस 34 महीने के दौरान उनके मित्र होंगे, उनके दोस्त होंगे, स्कूल कॉलेज जाते होंगे अगर वो, तो वहां पर लोग क्या किस तरह की बातें करते थे, समाज क्या कहता था? थोड़ा सा बच्चों पे फर्क पड़ा था। छोटी वाली बेटी थी तो हम उसको पूछते थे, वो शायद 3rd में थी जब ये गए थे अंदर, हालांकि बहुत छोटे थे, पर हम पूछते थे कि कोई बच्चे आपको परेशान तो नहीं करते हैं, पूछ तो नहीं रहे। तो कह रहे मम्मा पापा, मतलब एक फ्रेंड है पूछती है कि तुम्हारे पापा क्या जेल में हैं, तो हम कहते हैं नहीं मेरे पापा जो है महाराजगंज में है। तो उसको ये था, वो कहती थी कि हम पापा महाराजगंज में है। तो तो था बच्चों पे, बच्ची छोटी वाली तो बहुत छोटी थी तो उसके थोड़ा सा असर हो रहा था, और बड़े वाले बच्चे तो थे, उनका भी बहुत फ्रेंड सर्कल था, सब छूट गया था। एक वक्त ऐसा आया था जब बात नहीं सजा, कर रहा था कोई? हाँ सजा जब हुई थी तो बच्चे भी इतना परेशान हो रहे थे कि सब, उनकी लाइफ ही चेंज हो गई थी। स्कूल के फ्रेंड्स और स्कूल की पढ़ाई सब छूट रही थी, हालांकि उन लोग के बोर्ड्स थे, 12th था, उसका 10th था, इतनी सारी चीज़ों ने बाद भी ये तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि बच्चे मेरे जो है डिस्टर्ब होने लग गए थे, परेशान हो रहे थे, रो रहे थे कि मम्मा समझ ही में नहीं आ रहा है कि पढ़ें या क्या करें। और कह रहे जब पढ़ना है, तैयारी करना है फाइनल की, तो फिर कोर्ट में जाना है, पापा आ रहे हैं या हम लोग को जाना है हर हफ्ते,
बहुत बारी तो ऐसा होता है कि रात में बच्चे वहां से लौटे हैं और सुबह पेपर देने भी गए, ऐसा भी टाइम आया है कि रात में जब हम लोग लेके लौटते थे 11-12 बजे और बच्चों के मॉर्निंग में जो पेपर हो रहे हैं तो फिर वो रास्ते में पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी अपना थोड़ी बहुत, बस बहुत मतलब बच्चों के बहुत सबसे ज्यादा जो हमने महसूस करा कि बच्चों को बहुत सबसे ज्यादा कमी कब खली आपको इरफान जी की? बहुत जगह हुआ था, बहुत जगह। इवन जिस दिन इनको सजा हुई थी उस दिन का हम वाकया बताएं कि हम कानपुर में ही थे जी। जिस दिन सजा हुई थी, तो हम और मेरे तीनों बच्चे, हम नमाज रूम है तो उसमें बैठ के हम लोग नमाज पढ़ रहे थे और हम उठे नहीं थे ये सोचकर कि इंशाल्लाह जब उठेंगे तो सजा से बरी होंगे, मतलब सजा तो नहीं होगी, इतनी उम्मीद थी कि नहीं सजा नहीं होगी। हालांकि 3 तारीख को ये हुआ था, 4 तारीख को रिजल्ट आना था लोकसभा वाला। तो बच्चे मेरे तीनों और हम मुस्तकिल मेरे ख्याल से 4 से 5 घंटे हम लोग नमाज रूम में बैठे थे ये सोच के कि बस पढ़ते रहेंगे और उठेंगे तो फिर जब अच्छी खुशखबरी आएगी तभी उठेंगे। तो वो उस दिन रात में जब सजा हुई थी 8-9 बजे के दौरान, तो उस समय बहुत खला था इनके बारे में सोच के कि अब इनके ऊपर क्या बीते, क्योंकि ये वीसी पे थे, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से थे, हम लोग कोर्ट भी नहीं गए थे और कोर्ट में हंगामा बहुत हो रहा था कि बहुत ज्यादा फोर्स लगी थी, तो इस वजह से गए भी नहीं थे, ये आए भी नहीं। तो वो रात बहुत मुश्किल से हमारी कटी थी। वो रात मतलब हम बता नहीं सकते हैं कि जिस रात सजा हुई थी वो रात इतनी ज्यादा मुश्किल हमारी कटी थी कि हम पूरी रात नहीं सो पाए थे। और सुबह जब इनको मौका मिला था फोन करने का, तो जब इनका फोन आया था शायद 8-9 बजे करीब सुबह, पहला मेरे ख्याल से पीसीओ खुला था, इनका सुबह सुबह फोन आया था। इतना मतलब हम लोग इतना घबरा गए, इनका फोन आया तो मतलब अम्मी भी थी यहाँ पर, बच्चे भी थे, मतलब हम लोग ने सिर्फ इनकी आवाज सुनी और सब पूरा परिवार रोने लगा, फूट फूट के रोने लगे हम लोग कि आप परेशान ना होइए, हम लोग तो है, सीट चली गई कोई बात नहीं, ये तो दुनिया की चीजें आती जाती रहेगी, आप रहो हम लोग रहेंगे, परिवार एक रहेगा तो फिर इंशाल्लाह फिर कई चुनाव हम लोग जीतेंगे। तो वो एक हौसला हमने इनको बंधाने की कोशिश करी थी। हालांकि ये हम लोग को बंधाते थे कि कहीं ऐसा ना मेरा परिवार टूटे, बिल्कुल, और हम लोग को लगता था कि कहीं ऐसा ना ये टूट जाए। तो ये हम लोग ने एक दूसरे को संभालने में बड़ी हिम्मत जो है, आप बता रहे उस दौर की बातें और शायद भावुक हो रहे हैं आप सोच कर, क्योंकि ये अकेले थे और हम भी अकेले थे, बच्चे भी अकेले थे, हम लोग को लगता था हर इंसान अकेले, हम लोग इनका सोच सोच के दुखी होते थे, मन बहुत मतलब परेशान होता था। और जब हम वहाँ से लौटते थे ना तो यकीन जानिए कि अयोध्या आ गया, लखनऊ आ गया, घर आ गया, आंसू निकलते रहते थे कि इनको छोड़, ऐसा लगता था पता नहीं क्या चीज छोड़ के जा रहे हैं, अपनी इतनी कीमती चीज छोड़ के जा रहे हैं पीछे। वो पीड़ा मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतनी तकलीफ थी। जब महाराजगंज से लौटते थे वापस, जाते थे तो एक खुशी होती थी कि चलो इनको कल देखेंगे, बात होगी, और जब लौटते थे तो फिर ऐसा लगता था कि पता नहीं लौट के दोबारा जाना होगा, मिलना होगा, नहीं होगा, ये तकलीफ थी। क्योंकि जेल है, पता नहीं कोई हादसा हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा, अल्लाह करे ये सही रहे तो दोबारा भी मिलना हो। आपके मन में भी ये चल रहा था कुछ हो सकता है? बहुत होता था, बहुत होता था ये चीज। और जब उनके साथ हो गया था ना, 2 लोगों के साथ जो जेल में हादसे हो गए थे, अतीक साहब के साथ और मुख्तार अंसारी जी के साथ, तो उसके बाद तो थोड़ा सा घबराने भी लग गए थे बहुत ज्यादा कि जब ये सब हो रहा, और क्योंकि इनका भी ऐसा था कि बेल मिल ही नहीं रही है, सब लोग कहते थे कि ये तो प्रशासन का मामला है, कहीं जाते थे कोई मदद के लिए या वकील साहब से भी कहते थे कि इसको देखे, अरे कहना आप लोग समझ नहीं रहे, बहुत हाईलाइटेड मामला है, अभी आप ये अच्छी बेंच देखते हैं, फिर उसके बाद मतलब हम लोगों को पता ही नहीं था कोर्ट कचहरी क्या था, और हमको ये भी नहीं पता था कि उसमें सिर्फ सब्र और इंतजार करना और एडजस्ट करना है कि कोई अच्छे जज आए तो हम लोग को देंगे। तो बहुत सारी चीजों को हम लोग समझ ही नहीं पाते थे, तो एक डर भी था कि पता नहीं इनको निकलने भी नहीं दे रहे, उधर उनकी खबर भी आ जाती थी कि जेल में ऐसा हुआ, तो वो बहुत तब आप लोग भी, लेकिन एक महिला होकर आपने काफी हिम्मत से काम लिया, बच्चों को संभालना, घर संभालना, राजनीति संभालना, और जाहिर सी बात है जब बाहर आए होंगे इरफान जी तो आपकी हिम्मत और बढ़ी होगी। अभी आप शायद दिल्ली भी गए थे अपना इलाज कराने, कुछ प्रॉब्लम हो गई है? जी मेरे 2-3 प्रॉब्लम है। तो मेरे यहाँ पे बहुत दर्द होता है, मेरे किडनी का स्टोन भी बढ़ गया है, और मेरे यूरिक एसिड की वजह से मेरे नींद में बड़ी तकलीफ है। हो सकता है कल या परसों में अपना किडनी का ऑपरेशन भी कराऊंगा जी।
जेल में सो पाते थे आप रात में? छोड़िए जेल की बातें, कुछ और बातें करिए साहब। चलिए ठीक है, मुलाकातों की बात कर लेते हैं। आप भावुक हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, और मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप यहाँ पर जी, जी। इमोशनल हों। आजम खान साहब से मुलाकात हुई आप दोनों की, जी जी। कैसी मुलाकात रही? देखिए आजम खान साहब, जैसे मैंने कहा, फिर मैं कह रहा हूँ, मेरे परिवार के सदस्य जी। बड़े हैं, मेरे वालिद से भी बड़े हैं। मैंने उनको हमेशा अपने वालिद का दर्जा दिया है, उनकी दुआएं ली हैं, उनके साथ रह के कुछ सीखने का काम करा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके पास जाएं, उनसे मिलें और उनके हाल चाल लें, अपने हाल चाल बताएं। तो इसी सिलसिले में हमारी बेगम, हम सब लोग गए थे। अब क्योंकि राजनीति परिवार भी है और पुराना राजनीति परिवार है, तो राजनीति बातें भी हुई, आगे की रणनीति भी बनाई गई और ये सोचने की कोशिश करी गई कि क्या बेहतर होगा, उस रास्ते पे चलेंगे। आजम खान साहब भी बाहर आए हैं, आप भी बाहर आए हैं। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इसको राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है कि अचानक से ये क्या हुआ ऐसा? अचानक से अल्लाह ताला ने किस्मत बदल दी हम सबकी। कि सबसे बड़ा बादशाह तो वो नीली छतरी वाला है, उसके वहाँ देर है अंधेर नहीं है। कोई कुछ भी कर ले, होगा जब पहुंचाएगा। आजम साहब से बात क्या हुई? काफी देर तक आप लोग? जी 3.5 घंटे हमें उनके घर पे रहने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरहूम वालिद के भी कुछ किस्से उन्होंने सुनाए, क्योंकि 96 में हमारे मरहूम वालिद विधायक बन गए थे। जी। उनके साथ उनको रहने का मौका मिला। फिर लगातार हम, हमारे बेगम सब बनते चले आए। 30वां साल चला हमारे घर में विधायकी है। तो बहुत सारे राजनीति की बातें हुई, कुछ अपना भविष्य को लेकर कुछ बात हुई। अब भविष्य तो मेरा सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अगर वो इजाजत देगा तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं देगा तो नहीं लड़ेंगे। खैर वर्तमान में तो हमारी बेगम विधायक हैं, तो बस इनके लिए बात यही हाल आजम खान के, उनका और उनके बेगम यही है, क्योंकि उनके वहाँ भी तीनों को सजा हो गई है। हाँ। अगर अल्लाह ने चाहा, उनका सुप्रीम कोर्ट से उनको इजाजत मिल जाती तो वो भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी। सतीश महाना जी से भी मुलाकात हुई है, वो तो कानपुर के ही हैं। जी जी, अध्यक्ष हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और बचपन से उनके वहाँ आना जाना, उनके बेटे हैं करण, उनके साथ दोस्ती रही। तो क्योंकि बड़े हैं, वालिद के साथ भी रहे हैं, तो जो सीनियर हैं वो सीनियर ही रहेंगे। हमारे कह देने से तो जूनियर नहीं हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनको पहले पैदा करा, वो सीनियर है। तो सीनियर का अनुभव बहुत काम आता है। तो उनका अनुभव लेने गए। हमारे यहाँ सांसद जी के वहाँ भी गए, जो हमारे पचौरी जी के उनके पास भी गए, मौजूदा सांसद उनके पास भी गए, रमेश अवस्थी जी, मियाँ साहिबा पास भी गए। यही के आशीर्वाद दीजिए बस। अच्छा जी। शिष्टाचार, एक मुलाकात, शिष्टाचार। त्योहार का समय था। हाँ। त्योहार था, दिवाली थी, और दिवाली में तो आना जाना लगा ही रहता है। अब ऐसे जब ईद बकरीद आती है तो लोग हमारे वहाँ आते हैं, होली दिवाली आती है तो हम जाते हैं। ये हमारे भारत का एक कल्चर है और हम भारत के वासी हैं। नजीम जी तो जाती रही। सतीश महाना जी के साथ मैंने कई बार आपकी फोटो देखी, विधानसभा में भी आपने बातचीत की है, तो हालचाल लिया उन्होंने? क्या पूछा कि नहीं पूछा कि ठीक है आपकी, नहीं ठीक है, खुश है कि नहीं? ठीक है, उनके साथ तो अच्छा है, क्योंकि कल भी आपने जो है, हमारी मीटिंग थी कल, एक महिला और बच्चों को लेकर जो है हमें कमेटी का मेंबर बनाया गया। तो उसके तो हम जब विधानसभा पहुंचे तो इन्होंने मुलाकात कराई। अरे आपकी बहू आई? करे नहीं, मेरी बेटी है। तो खैर वो हमें बेटी मानते हैं और बहुत अच्छे इंसान है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष भी है और बहुत बड़े पद पे, और हम मतलब बड़े भी पापा के साथ के हैं, तो हम उनको बहुत इज्जत देते हैं। तो वो भी हम लोगों को बिल्कुल बच्चों की तरीके देखते हैं। तो काफी चीजें उनसे सीखने को भी मिलती है, और कोई बात होती तो हम उनसे जरूर कहते हैं। जैसे एक बीच में वो भी हो गया था, जो एक फोन कॉल आ रहा था, धमकी मिल रही थी, उनके सिलसिले में भी हमने उनसे मुलाकात करी थी। तो उन्होंने ही हमको कहा था कि आप अपना जो विशेषाधिकार के साथ अपनी बात रखिए, आप हर जगह अपनी बात रखिए, हम आपको जो है आपकी मदद मिलेगी, जो भी विधानसभा से होनी चाहिए। तो हमको जो ऐसे कोई दिक्कत होती है, परेशानी, तो उनके पास जाते हैं तो वो बात रखते हैं, और मिला है उनसे रिस्पांस मिलता है। बड़े और ऐसा कोई पार्टी वाला नहीं है कि किसी और पार्टी से, हालांकि विधानसभा अध्यक्ष है, बड़े पारिवारिक पापा के टाइम से है जुड़े हुए, तो ठीक है, उनके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो उनसे अपनी बात कह देते हैं हर बार। ठीक बात है। थोड़ा राजनीतिक बात करते हैं जी। आप आजम खान साहब से मिलकर आए हैं, एक तबका है या एक परसेप्शन बनाया जाता है कि उनको इग्नोर किया जा रहा है पार्टी स्तर पर, या फिर अखिलेश यादव, हालांकि मिलकर आए हैं वो,
लेकिन काफ़ी दिनों से चर्चा चलती है कि उनको इग्नोर किया जाता है और उनकी बात भी नहीं मानी गई टिकट बंटवारे को लेकर या फिर तमाम चीज़ों को लेकर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई, ऐसा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, और मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को ज़्यादा नहीं तो 25-30 साल से तो मैं स्वयं जानता हूँ जी। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, जब वो थे, तो हमें लगता है कि जितनी मोहब्बत और जितना सम्मान आजम खान साहब और अखिलेश यादव जी एक दूसरे का करते हैं, अच्छा। चाचा भतीजे का रिश्ता समझ लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रिश्ता समझ लीजिए, वो हमें नहीं लगता कि कोई और करता होगा। देखिए, कयास लगाना, सूत्रों से पता चलना, वो एक अलग, आप सबसे बड़ा उदाहरण तो हम ही बैठे हैं। जो हमारा चुनाव, जो उपचुनाव था, स्वयं अखिलेश यादव जी का आना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे सांसद डिम्पल भाभी जी का आना, सुपाल जी का आना, और आधे से ज्यादा समाजवादी पार्टी के पद अधिकारी और वरिष्ठ नेता लोग हमारे चुनाव में लगे रहे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश तो था। देखिए, आदमी क्या, और अच्छा आप बताएं, माशाल्लाह बड़े हैं, अच्छे जानकार हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं मिलने गए जी हैं, वो निकले, क्योंकि जब वो आए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष देश में नहीं थे, भाई जब आएंगे वो मिलने गए, तो ये मोहब्बत का इजहार तो है, यही तो मोहब्बत का इजहार है। वो गए, और ऐसी कोई बात नहीं है भाई। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने टाइम दिया, हमें अपने बीवी बच्चों के साथ मिलने गए, मेरे चाचा, मेरा परिवार गया मिलने, हम लोग मिल के आए, आजम खान साहब से मिल के आए। ऐसी मुझे नहीं लगता है। लोग कहते हैं कि भाई जेल में जाना चाहिए मिलने, लखनऊ से सीतापुर कितनी हमसे मिलने गए थे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी नाराज हो गए, उन्होंने हमें इतनी दूर भेज दिया। और आप कैसे करे, नहीं गए? बिल्कुल गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलने सीतापुर, बिल्कुल मिलने गए थे। वो 10 आदमी को मिलने का मौका ही देते सर। आपके महाराजगंज ट्रांसफर करने के पीछे अखिलेश जी की मुलाकात थी? नहीं, कतई नहीं थी। और हम तो चाहते थे हमसे महाराजगंज में मिलने आए। अगर ऐसा रहता तो हम पूरा उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। जब भी हमें बहुत अच्छी होती कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमसे मिलने आए, उनकी वजह से आ रहा, हमें तो बहुत अच्छा लगता, पर ऐसा कतई नहीं था। ये तो परेशान करना था हमारे बीवी बच्चों को। यहाँ का प्रशासन ने हमारे परिवार के साथ अच्छा काम नहीं करा। खैर, सबको ऊपर वाले ने बनाया है। आपके परिवार को परेशान किया गया क्या? बहुत परेशान करा गया। क्या क्या क्यों हुआ आपके साथ? क्या क्या नहीं हुआ, और क्या क्या बताएं मियाँ। हमें तो लगता है सुबह हो जाएगी मेरा दास्ता सुनते सुनते, और आप ही सो जाओगे मेरी दास्ता सुनते सुनते। मैं बता नहीं सकता। कुछ बातें बता दीजिए, हम सुनने ही आए हैं। क्या नहीं हुआ मेरे घर में? मेरे घर में रात में 3 बजे दबिशदारी गई। मेरी जो हाइट है लगभग 6 फुट की है, 5 फुट 10 इंच। तो 6 फुट का आदमी 2x2 की डैश में तो छुप नहीं सकता है। मेरी डैश तोड़ी गई, मेरे पर्सनल चीजें निकाली गई, पर्सनल कपड़ों को तोड़ा गया, सामान फेंक दिया गया, सब कुछ ढाले गया, वीडियो मौजूद है सब। आप लेने आए हो जो भी है, आप सबसे पहले FIR होगी, तो आप उसकी तहरीर लेंगे, आप उसकी छानबीन करेंगे, आप हमसे पूछेंगे कि अरे भाई अभी आप यहाँ मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, आपका मोबाइल वोबाइल सब बता रहा है, आपके खिलाफ कोई तहरीर दे देगा, आपने उसको मारा है, पीटा, कुछ भी करा है, तो पुलिस का फर्ज है आपको बुलाए, पूछे भैया जी आप इस तारीख को इतने बजे कहाँ थे? जब आप सबूत देंगे, बताएंगे भैया देखो मैं यहाँ था, या आप क्यों पूछेंगे नहीं? सीधे आपको उठा ले जाएंगे, चल चल चल। और मौजूदा विधायक 4 बार से लगातार विधायक। खैर छोड़िए, अभी फिर बात मोड़ भी गए, चले छोड़िए। अकाउंट फ्रीज थे, खुल गए? नहीं साहब, कुछ नहीं खुले, खुलवा दीजिए आप। कुछ नहीं हो रहा साहब। गाड़ियां सब यहीं बगल में है, मुश्किल से 125 किलोमीटर दूर थाना है। आप जब लखनऊ जाएंगे तो वहाँ जरूर जाइएगा। गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, कुत्ते बिल्ली उसमें सोते हैं, टेप वेप सब गायब हो चुके हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी, क्योंकि मैं गया नहीं देखने, पर मैंने अपनी आंखों से देखा कि शीशे टूटे हुए हैं, ऊपर कुत्ते बिल्ली सब लेते हुए हैं, सब वही हाल है। आपके साथ भी पूछताछ की गई थी क्या किसी तरह की? हाँ, शुरुआत में तो काफी पूछा जा रहा था। जिस दिन दबिश हुई थी उस दिन तो खैर बहुत ज्यादा एक SHO आए थे, उनमें थे कोई, नाम बताना ठीक नहीं यहाँ लग रहा है, उन्होंने बहुत बदतमीजी करी थी, बेपनाह बदतमीजी करी थी। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब महिला कांस्टेबल थी, बहुत सारी सिपाही थे, पर वो उन्होंने पता नहीं क्यों इतना पर्सनल ले रखा था।
वो ऊपर आ गए थे हमारे कमरे में, बेडरूम में, और काफी और महिलाएं भी थी, मतलब सिपाही और बहुत सारे लोग थे। उन्होंने बहुत बदतमीजी करी थी, मतलब एक मेरे इनके चाचा के बेटे बगल में रहते हैं, तो वो आ गए थे, देवर मेरे। उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप इस तरीके से जो है, भाई है नहीं और भाभी परेशान हो रही थी, हालांकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। इतना फोर्स देख के हम डर भी गए थे, हम मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, कांप रहे थे, मेरी बच्ची और हम लोग परेशान। अब उसमें जो उसने कह दिया कि भाभी को क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग, जो पूछताछ करना आप पूछिए, हम बता देंगे जब। तो उससे कहने लगे कि कम बोलो वरना तो मैं यहाँ से बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। अच्छा। हाँ, मतलब इतनी बदतमीजी कर रहे थे और इतनी मतलब बेपनाह उन्होंने उस रात में, तो जो उनसे बन पड़ा उन्होंने करा। अलमारी खुलवाई, ड्रॉर चेक कर रहे हैं, मतलब मैं हमारे जो पर्सनल कपड़े, उनके ड्रॉर एक महिला सिपाही कर रही थी चेक। तो हमने कहा आपको लगता है इसमें ये आ सकते हैं? मैं विधायक जी को देखो और इस ड्रॉर को देखो, क्या इसमें मिल जाएंगे आपको? हमने कहा ऐसा है, आप पूरा घर चेक कर लीजिए, आप पूरी एक एक ड्रॉर, एक एक जो है छोटी छोटी डिब्बी इब्बी सब चेक कर लीजिए, हम नीचे जाके बैठ जा रहे हैं। यकीन जानिए, हमने अपनी, मेरी बेटी उस समय 18 साल की थी, 17.5-18 साल की, हमने उसका हाथ पकड़ा और हम आके नीचे ऑफिस में बैठ गए। हमने कहा हम यहाँ बैठे हुए, आपको जो मर्जी आए जहाँ ढूंढना सर्च कर लीजिए, घर में विधायक जी नहीं है। यकीन मानिए, मैंने उनसे इतनी रिक्वेस्ट करी, मेरी बेटी सो रही थी दूसरे रूम में, हमने कहा बस उसको सोने दीजिएगा, उसको ना टच करिएगा, बहुत छोटी बच्ची है, 9 साल की, 8-9 साल की बच्ची है, का उसको ना परेशान करेगा, बाकी आप जो जहाँ ढूंढना ढूंढ लीजिए। यकीन मानिए, हमने पुलिस के डर से, उनके खौफ से मैं नीचे आके बैठ गई ऑफिस में कि भाई हमने अपना पूरा घर आपके हवाले कर दिया, अब आप ढूंढते रहिए। उस रात उसके बाद लगातार जब तक इन्होंने सरेंडर नहीं करा कोई ऐसा दिन नहीं बीता था जब मेरे वहाँ पुलिस नहीं आती थी, कोई ऐसा दिन नहीं आता होता था जब मेरे पीछे पुलिस वाले फॉलो नहीं कर रहे मुझे। मेरे घर के बाहर जो है सादे कपड़ों में बैठे रहते। इवन मेरे बच्चे, जब हम लोग, हालात यहाँ बिल्कुल सुधर नहीं रहे थे, बिल्कुल मतलब बच्चों, पुलिस मान ही नहीं रही थी, रोज पूछताछ कर रही थी, तो हमने अपने बेटे को यहाँ से भेज दिया अजमेर, मेरा ननियाल है, मतलब इनकी नानी का, मेरी माँ, उसको भेज दिया कि कुछ दिन यहाँ से दूर रहें, ताकि पुलिस जो है मुझे बार बार कह रही थी कि आप जो है बता दीजिए कहाँ है, मुझे पता है आपका बेटा वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। तो एक खौफ का माहौल बन रहा था उस समय। तो हमने उसको उठा के, हमने भैया आप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो जो है माहौल मतलब बहुत डरा रहे हैं ये लोग हम। तो हमने उसको भेजा, तो उसके पीछे पीछे भी एक पुलिस वाले फॉलो करके अजमेर तक पहुंच गए थे। उन्होंने खुद मुझे बताया कि देखिए आपका बेटा जा रहा है इस बस से, फला फला से हम लोग गए थे, अब आप बता दीजिए इरफान जी कहाँ पर है। तो मतलब पूछने का तो स्तर ही उनका जो है, हालांकि टच नहीं करा किसी ने, बदतमीजी वो वाली नहीं करी है, और कोई ऐसा नहीं था, पर हालांकि छोड़ा कुछ नहीं लोगों ने, छोड़ा कुछ नहीं, हर तरह से पूछताछ। इवन जिस रात वो आए थे, जिसने वो बदतमीजी करी थी, इंस्पेक्टर ने घर पे घुस में, उस दिन मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी थी, वो कह रही अंकल पापा घर पे नहीं है, और यकीन माने पापा अंकल नहीं है। तो कह रहे झूठ बोलती हो, ये सिखाते हैं तुम्हारे माँ बाप तुम्हें, झूठ बात करती हो, तुम्हारे ड्राइवर ने कहा ऊपर है और तुम लोग झूठ बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अंकल आप देख लीजिए कोई भी। तो मतलब ये समझ लीजिए, मेरी बच्ची उस समय 12th में थी, बच्चों को हम अच्छे एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छे घर के बच्चे हैं, हम लोग भी अच्छे, हम लोग कोई ऐसे माहौल के नहीं है। वो बच्ची कह रही है, हम कह रहे हैं कि भैया नहीं है वो घर में, उसके बाद भी मतलब वो इतना एग्रेशन उनका निकल रहा था उस समय, ये लगा कि कुछ बदतमीजी की हद ना क्रॉस कर जाए। हालांकि वो एक ही बदतमीज था, बाकी ने तो मुझसे नहीं कर रहे थे, पर बहुत वो आदमी बदतमीज था। हालांकि उसका नाम याद हमें है, यहाँ नहीं बोलेंगे, पर कभी जिंदगी में मिलेंगे। हमने सोच रखा है कि कभी अल्लाह ने मौका देंगे तो मिलेंगे जरूर, उनको बुलाएंगे और फिर पूछेंगे कि अगर आपके घर में ये तकलीफ आती है तो आप कैसे उसको निपटोगे। क्या आपने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को इतना मजबूत बना रखा है जितना इन्होंने बना दिया था हम लोगों को, कि तुम लोग हर हालात के लिए तैयार रहना। मेरे बच्चों ने, मैंने जो ये लड़ाई लड़ी है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने परिवार को इतना मजबूत बना रखा है। तो मैं हर उस इंसान से पूछना चाहूँगी आज आपके कैमरे के उससे माध्यम से, कि आप लोग तैयार हो, जितना जुल्म आप लोग करते हो किसी परिवार पे, किसी के बच्चों के साथ, किसी की माँ के साथ, किसी की बीवी बहन के साथ, और उसको उठा के जेल भेज देते हो शहर से 400 किलोमीटर दूर, क्या आप लोग तैयार हो उस जुल्म को सहने के लिए? तब तो आप वो जुल्म करिएगा।
अगर आपको लगता है कि हम वो जुल्म नहीं सह सकते, हमारे परिवार नहीं सह सकते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जितने भी लोगों पे सबसे जुल्म करना ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि कर्मा होता है, लौट के ज़रूर आता है। अब आखिरी दौर में हम लोग इंटरव्यू के अगर 27 में सपा की सरकार आती है तो क्या फैसला लेना चाहेंगे कि या फिर क्या सिफारिश करना चाहेंगे कि क्या बदलाव हो, या फिर कौन सी वो बात है जो कहना चाहेंगे? अल्लाह ताला आपकी जुबान सुन ले और 27 में हमारी सरकार आ जाए। सरकार आएगी तो बहुत से परिवर्तन आएंगे। सबसे पहले तो जुर्म को मिटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता बहुत परेशान है। हम तो एक मोहरा है और बूंद बूंद से सागर बनता है, तो उस सागर में एक बूंद है। बहुत से ऐसे नाम हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, जुर्म हो रहा है, चाहे वो सत्ता में किसी भी हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, यादव हो, कुछ भी हो, सरकार किसी को नहीं छोड़ रही है। और फायदा पहुंचा रहे सिर्फ अधिकारियों को। सैलरी है 50,000 1 लाख रुपए महीने की, खर्चे हैं 4-4 5-5 लाख रुपए। ये खर्चे कहाँ से पूरे हो रहे हैं? छुट्टी तो ऐसी लेते हैं सुविटेंडेंट और जेलर कि महीने में 15 दिन ही आते हैं सिर्फ। अच्छा, सिर्फ 15 दिन। हम तो चाहते हैं कभी जेल मंत्री जी से आपकी मुलाकात आए तो पूछिएगा जरूर कि मंत्री जी आप आखिरी बार किस जेल का दौरा करने गए थे। यहाँ तक डीएम भी जो महीने की तारीख पे आते हैं, आखिरी तारीख में, वो भी सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आते हैं। अच्छा, खैर छोड़िए ये सब फॉर्मेलिटी करने। चलिए आप कुछ भी कहिए। जी, जेलों की हालत सुधरनी चाहिए, फिलहाल आप ये बात कह रहे हैं। जेल नहीं, हम तो इंसानियत की भाई, वो भी तो इंसान है। जो भी भाई आरोपी है ना, 80% मेरा मानना है जेल में आरोपी है। 20% भले मुझे नहीं हो सकता, आरोप तो किसी पे लग सकता है। जी, आखिर में क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता के लिए, या फिर मैं सीसामऊ की जनता को बहुत प्यार करता हूँ। कानपुर की जनता मेरी जान है, पहचान है, और यही नहीं, कानपुर मेरी खुद की पहचान है। जैसे रामपुर आजम खान साहब के लिए जाना जाता है, तो कानपुर इरफान के लिए जाना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की जनता ने इस बात कर मुझे गर्व से मैं कह सकता हूँ कि सीसामऊ की जनता मेरा परिवार की तरह है। यहाँ की जनता को एक विधायक के तौर पर और एक पत्नी के तौर पर क्या कहना चाहेंगी? मैं उनका हमेशा 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 धन्यवाद करती रहूँगी कि वाकई में उस दौर में उन्होंने मेरी जो मदद कर दी है, सीसामऊ की जनता ने, कि जहाँ तक मतलब हर इंसान डर रहा था, घबरा रहा था इस चुनाव से। बहुत लोगों ने मान लिया था कि अरे तू चुनाव हारी हुई है, कर लेने दो जो उनको करना है, पर जनता ने कहा नहीं, जनता फैसला तो उन्हीं का बल होता है सबसे ऊपर। तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। उनका जनता को तो आपने शुक्रिया कह दिया, मैम का भी करेंगे कि नहीं? चलिए, ये तो हमारी जान है, पहचान है, अब तो सीसामऊ की आन बान शान है। बिल्कुल बिल्कुल। अब लोकसभा लड़ने की तैयारी है क्या? फिर वही आ गया तो सुप्रीम कोर्ट इजाजत तो दे मैडम की। हाँ, पहले विधायक एक बार और बनाते हैं, 27 उसके बाद देखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।